ओके, आज हम लोग एग्जाम पॉइंटर की नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, एंड देन इसके बाद हम लोग एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड टेंडरिंग के ऊपर काम करेंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी अभी कुछ पिछले सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने लगी है, और जो अब लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो इसीलिए मैंने रिन्यूएबल एनर्जी को पिकअप करा है, और इसी के साथ जो वोटिंग करवाई थी उसके अकॉर्डिंग हम लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि वेट एक मिनट, पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। हाँ, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है करेंटली वो कौन सा है? वो है आपका हाइड्रो पावर। समझ में आ रही बात? है तो लार्जेस्ट अगर हम बात करते हैं जो भी हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनमें सबसे बड़ा जो एनर्जी सोर्स है वो कौन सा है? हमारे पास हाइड्रो पावर है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। समझ में आ रही बात है? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बात समझनी है आपको कि यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया का अगर मेंशन नहीं है तो यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड की। ठीक है, तो अगर हम पूरी दुनिया की बात करते हैं तो पूरे दुनिया में हाइड्रो पावर जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की तो बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर आ जाता है। इंडिया में एक समय था जब हाइड्रो पावर जो थी सबसे बड़ा जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मानी जाती थी। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं आज के समय की तो करेंटली आपको पता ही है जिस रेट से सोलर बढ़ता जा रहा है, तो इस रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम चल रहा है, हर घर हम लोग सोलर लगवा रहे हैं। आपने देखा होगा, आपके आसपास हो रहा होगा। तो इसलिए करेंटली इंडिया के अंदर जो टॉप हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है वो है हमारे पास सोलर। ठीक है, तो अगर हम इंडिया को डिकोड करें तो इंडिया के अंदर सोलर लगभग 45% कवर करता है टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का। हाइड्रो, अब हाइड्रो में भी ना दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आते हैं लार्ज हाइड्रो, है ना, और एक आते हैं आपके यहाँ पर स्मॉल हाइड्रो। स्मॉल हाइड्रो, अब भैया ये किस बेसिस पर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया? तो स्मॉल हाइड्रो जो होता है इसके अंदर मतलब अप टू 25 मेगावाट तक, यानी कि 25 मेगावाट तक अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हमारा जो हाइड्रो पावर जनरेशन है वो अप टू 25 मेगावाट तक हो रहा है तो उसको हम कहेंगे स्मॉल हाइड्रो। और अगर अबव 25 है, अबव 25 मेगावाट है, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं लार्ज हाइड्रो की। ठीक है, दोनों ही रिन्यूएबल एनर्जी के पार्ट हैं, लेकिन लार्ज हाइड्रो जो है अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इंडिया में कुछ स्कीम्स जो हैं वो स्मॉल हाइड्रो में लग रही हैं, लार्ज को कंसिडर नहीं करा जा रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो हाइड्रो दो पार्ट में हो गए। तो अगर हम पूरा तोड़ें तो टॉप अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन रिन्यूएबल एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रहा है? सोलर 45%। देन उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लार्ज हाइड्रो की, वो लगभग कंट्रीब्यूट कर रहा है 23%, वही जो डैम से हम लोग बनाते हैं। देन इसके बाद विंड, अगर हम देखें विंड कितनी कंट्रीब्यूट कर रही है तो वो भी 23%, 23.5% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रही है। स्मॉल हाइड्रो की बात कर लेते हैं। स्मॉल हाइड्रो ये लगभग कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे पास 2.5% के अप्रॉक्स। ठीक है, 2.5% के अप्रॉक्स स्मॉल हाइड्रो कंट्रीब्यूट कर रहा है। वहीं पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं बायो पावर की, तो बायो जो बायोमास से बन रही होती है वो हमारा है 5.6% का, 5.6% का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, 5.6% का कंट्रीब्यूशन जो है हमारा ये उसका है बायो का। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है कंट्रीब्यूशन हमने बता दिया। तो आपको याद रखना है, तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हाइड्रो का है। इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो सोलर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर जियोथर्मल जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स डेट इज अवेलेबल डे एंड नाइट। ठीक है, तो देखो आपको याद रखना है जियोथर्मल एक लौता ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो एक तो रात और दिन दोनों में अवेलेबल रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेदर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि भाई सूरज की रोशनी निकली कि नहीं निकली, है ना, कि वेदर खराब है, हवा चल रही है, नहीं चले, कोई मतलब नहीं है। तो जियोथर्मल एक लौता ऐसा सोर्स है, हालांकि इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, नेग्लिजिबल है अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये क्या है कि ये अगर है तो है, हम प्लांट नहीं कर सकते किसी जगह पर। तो अगर कहीं पर जियोथर्मल एनर्जी रिलीज हो रही है तो वहीं पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल, यानी कि अगर हमें सोलर को मेजर करना है कि भैया जो सोलर हमारा है उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं वॉट पीक में। समझ में आ रही बात? ये तो जैसे जनरली हमारी आदत होती है जब भी हम कोई सोर्स को मेजर करते हैं, स्पेशली अगर वो डीसी सोर्स है तो उसको हम लोग वॉट में मेजर कर लेते हैं कि भाई इतना है यू आर। ठीक है, वॉट में हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो सोलर पीवी की जब भी हम बात करेंगे मॉड्यूल की तो वहां पर हम लोग वॉट पीक में मेजर करेंगे। इसका क्या मतलब होता है? वॉट पीक या फिर किलोवाट पीक, अगर कई किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है? तो ये जो वॉट पीक है या किलोवाट पीक है इंडिकेट करता है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट कितनी मिल रही है अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर जो तुम्हारा सोलर पैनल है वो मैक्सिमम कितनी पावर निकाल के दे रहा है, ठीक है, जनरेट कर रहा है। जैसे कि टेस्ट कंडीशंस कौन सी स्टैंडर्ड, कि भैया इरेडियंस हमारा 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इरेडियंस अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले यूटिलाइजेशन में पढ़ाया था।
टेम्परेचर कितना होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे रेडियंस सन के रेडियंस की बात हो रही है, ठीक है, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गई टेस्ट कंडीशन, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। तो एक आपका जो सोलर पैनल है वो इस स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, पीक पावर कितनी जनरेट करके दे रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं किलोवाट पीक या फिर वॉट पीक, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, सोलर पीवी। अब देखो सोलर पीवी अगर हम बात करें, देखो सन से एनर्जी जो आ रही है उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रिसिटी में, तो कई तरीके हैं। अगर हम इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सोलर पीवी आता है, फोटोवोल्टाइक सेल, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल में करता है। इसके अलावा क्या होते हैं, एक हमारे पास होते हैं कंसंट्रेटर, होते हैं सोलर कंसंट्रेटर, जैसे कॉनकेव शेप के होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और जो है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है कलेक्टर। तो यहाँ पर ये सारी सोलर की एनर्जी को कलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रॉड के अंदर पानी चल रहा होता है, इस पानी को हम लोग क्या करते हैं, इस पानी को बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद इस जो गर्म पानी होता है इससे क्या होता है, हम लोग स्टीम तैयार करते हैं एंड देन इस स्टीम से हम लोग क्या करते हैं, बिजली को जनरेट करते हैं। तो एक प्रोसेस ये होता है कि भाई स्टीम बनाई, उस स्टीम से हमने, जैसे थर्मल पावर प्लांट के अंदर होता है वैसे ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट करके देन उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये अलग अलग तरीके के होते हैं। सोलर पीवी जो है इनमें से ये जो है ये डायरेक्टली सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। तो ये कलेक्टर जो होते हैं इनका इस्तेमाल बेसिकली अगर हम लोग मेनली करते हैं पानी को गर्म करने में, जैसे सोलर हीटर होते हैं उनके अंदर ये बहुत अच्छे से काम करता है। इससे अगर बिजली बनानी है तो ये एक इनएफिशिएंट तरीका है, इसलिए अगर आपको बिजली ही बनानी है तो आप पीवी सोलर पीवी का इस्तेमाल करें। ओके यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट है, मेन डिसएडवांटेज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का क्या है, कि ये आपको याद रखना है। एडवांटेज तो आप बहुत पढ़ते रहते हो, मेन डिसएडवांटेज क्या है, तो मेनली दो डिसएडवांटेज है। सबसे पहला है कि भैया अनरिलायबल सप्लाई, ऑब्वियस सी बात है भाई, मान के चलते हैं आज सूरज नहीं निकला है ना, बादल हैं, बादल आ गए तो सोलर काम नहीं करेगा, बारिश हो रही होगी तो भी सोलर काम नहीं करेगा। तो ये क्या है, अनरिलायबल है सप्लाई, ठीक है, समझ में आ रही है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, हाई इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, हाई इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट भैया बहुत महंगा है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर क्या है, सरकार सब्सिडी दे रही है। जैसे अभी करंटली अगर मैं यूपी की बात करूँ तो जो हमारी सेंट्रल है लगभग 80,000 की सब्सिडी ये दे रही है, और जो हमारी यूपी की है वो 20-25 हज़ार की सब्सिडी, 20,800 की समथिंग की सब्सिडी ये दे रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, लगभग 1 लाख की हमें सब्सिडी मिल जा रही है, 1,08,000 की या 1,08,000 समथिंग की, जो भी मतलब जितना भी मेरे पास जानकारी आई है। तो उसमें क्या है, ये हमें जो है ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर रही, तो इससे क्या हो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो हो रही है वो कम हो जा रही है। लेकिन अगर सरकार सब्सिडी ना दे तो ये जो आप देख रहे हो आसपास घरों के सोलर पैनल लग रहे हैं, ये इसलिए लग पा रहे हैं क्योंकि सरकार हमें सब्सिडी दे रही है, ठीक है, क्लियर होना है यहाँ पर। तो जो सरकार हमें सब्सिडी दे रही है उसी की मदद से हम लोग ये हाई इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, जो एक बड़ा बैरियर था कि लोग सोलर की तरफ या रिन्यूएबल की तरफ नहीं जा रहे थे, वो दूर कर दिया है सरकार ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेजर डिसएडवांटेज अब क्या रह गया, अनरिलायबल सप्लाई, ये तो है ही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कंट्री हैविंग लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पीवी, भाई सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा पीवी कहाँ इंस्टॉल्ड है, तो चाइना ने उसमें बाजी मार रखी है। चाइना के अंदर सबसे ज्यादा सोलर पीवी इंस्टॉल्ड किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, ये सारे आपको याद रखने पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु जो है वो हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसके पास विंड पावर की। विंड पावर सबसे ज़्यादा कहाँ इंस्टॉल्ड है, मतलब कैपेसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में। अगर हम बात करते हैं वहीं पर मध्य प्रदेश की, स्टेट वाइज में बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश, तो वहाँ पर लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मौजूद है 600 मेगावाट का, ठीक है। तो लार्जेस्ट अगर विंड की बात कर लेते हैं भैया, विंड का लार्जेस्ट कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। और फ्लोटिंग सोलर, फ्लोटिंग सोलर में क्या होता है कि भाई हमने रिजर्वायर बना हुआ है हमारा, ये मान लेते हैं डैम है, डैम से हमने क्या करा, पानी को कलेक्ट कर लिया। अब इसके ऊपर हमने क्या हुआ, तैरते हुए सोलर पीवीज इस पे बिछा रखे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं विद द रिजर्वायर। तो ये जो है फ्लोटिंग, इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग पावर सोलर पावर प्लांट। तो ये जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, इससे हम क्या करते हैं कि हम नदियों का या रिजर्वायर का जो पानी का सरफेस है उसका भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई एक बात बताओ, जैसे मान लेते हैं नदी जा रही है, अब नदी के ऊपर अगर हम फ्लोट करवा देते हैं सोलर पैनल को, है ना, तो ऐसे में क्या होगा भाई, ये स्पेस खाली तो है, इतना बड़ा एरिया बेकार जा रहा है। अगर हम इसके ऊपर सब सोलर से इसे भर दें, सोलर से इसे कवर कर दें इस तरीके से, तो क्या होगा, हम लोग नदी का जो स्पेस था उसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं, वो तो वैसे वेस्टेज ही था बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। तो वही काम इसमें करा गया। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, 600 मेगावाट कैपेसिटी, कहाँ पर है, ओमकारेश्वर डैम रिजर्वायर के ऊपर है, ठीक है, ध्यान रखना आपको, ठीक। राजस्थान अगर हम बात करते हैं, राजस्थान आपको पता ही सबसे गर्म हमारा लगभग रहता है स्टेट, तो इसीलिए राजस्थान जो है वो लीडिंग स्टेट है इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी में, ठीक है। तो सोलर पावर कैपेसिटी अगर हम बात करते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो राजस्थान में
16 से लेकर 17 गीगावाट तक की हम लोग सोलर पावर वहां पे जनरेट कर रहे हैं। तो आपको स्टेट याद रखनी, स्टेट के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। राजस्थान में सोलर, मध्य प्रदेश में फ्लोटिंग सोलर, और तमिलनाडु के अंदर विंड पावर का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मैक्सिमम है। देन यहाँ पर आ जाता है एमएनआरई। इसका बहुत नाम आपने सुना होगा। एमएनआरई क्या है? ये भैया मिनिस्ट्री है जो कि नए और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर काम करती है। इसका टारगेट क्या होता है? टारगेट है कि भैया ये डेवलप करती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय भी कर रही है, नई और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय कर रही है, ताकि एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है इंडिया में उसे रिन्यूएबल एनर्जी सप्लीमेंट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, ये पूरा वैगन व्हील इंडिया की कंजम्पशन को दिखाता है, तो कोशिश ये चल रही है कि इसका मैक्सिमम पोर्शन या मेजर पोर्शन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी फुलफिल कर सकें। तो मान के चलते हैं कभी किसी साल में इतना था, अब इसको बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को। तो ये जो बढ़ाया जा रहा है ये कौन कर रहा है? ये पूरा का पूरा ध्यान मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसका ध्यान रखती है। तो एमएनआरई जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है एक्टिवली, ये मिनिस्ट्री है। ध्यान रखना, आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू, नॉन रिन्यूएबल नहीं है। यहाँ गलती क्या होती है जब ये ऑप्शन में आता है तो यहाँ पर बच्चे नॉन रिन्यूएबल टिक कर देते हैं, जबकि याद रखना ये नॉन रिन्यूएबल नहीं है। एमएनआरई मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए इस चीज में। ओके, अगर हम बात करते हैं एमएनआरई के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो भैया डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जितने भी हैं एमएनआरई में सब आते हैं, एक्सक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो पावर। मैंने ऊपर बताया था ना आपको कि हाइड्रो पावर दो पार्ट में बटा हुआ है, लार्ज यानी कि 25 मेगावाट से ऊपर वाले, और स्मॉल यानी कि 25 मेगावाट से नीचे वाले। तो ये जो नीचे वाले हैं ये तो रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है, लेकिन जो बड़े वाले हैं ये एमएनआरई इनके ऊपर काम नहीं कर रही। ये जो बड़े वाले हैं ये इनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो उसके अंडर में आते हैं। तो लार्ज हाइड्रो जो है वो अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आते हैं। केवल स्मॉल हाइड्रो जो कि 25 मेगावाट या उससे नीचे वाले हैं, यानी कि अप टू 25 मेगावाट तक के, ये आते हैं अंडर एमएनआरई। ये बढ़िया क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इसके ऊपर आपसे कहीं पर भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जहां पर भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आएगा और इंडिया का अगर एग्जाम दे रहे हो तो उनमें से ये क्वेश्चंस जो हैं ये मैं आपके लिए लाया हूँ, इनमें से फंसने के चांसेस बहुत रहेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं, पीएम कुसुम। ये एक योजना चल रही है प्रधानमंत्री की, बहुत सारी योजनाएं प्रधानमंत्री ने चलवाई हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसमें मतलब हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को मॉडिफाई करा, ये काम बढ़िया करा है। बीजेपी की सरकार में ये काम बहुत अच्छे से हो रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी को मोटिवेट करा जा रहा है। तो उसी के अंतर्गत पीएम कुसुम लॉन्च करा गया है ना। अब इसके अंदर कुसुम की फुल फॉर्म समझ लो। पीएम तो भैया प्रधानमंत्री हो गए हमारे, कुसुम में के का मतलब हो गया किसान, अब यू का मतलब हो गया ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। समझ में आ रहा है? तो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है, समझ में आ रही बात ये ना। ये पूरी की पूरी जो स्कीम है ये किसानों के लिए स्टार्ट की गई है। इससे दो चीज़ों को प्रमोट करा जाएगा। सबसे पहले तो एक तो सोलर पंप, जो हम लोग पंप लगाते हैं किसान लोग पानी वानी डालने के लिए, उसके लिए सोलर पंप लगाएं आप, बिजली की खपत छोड़ दें। तो मतलब तुम्हारा खेत है, अब खेत में पहले आप क्या करना पड़ता था, आपको पंप लगाने के लिए आपको पानी चाहिए, खेत में देने के लिए तो पंप चाहिए। तो पंप के लिए आपको आसपास ट्रांसफार्मर लगवाओ, ट्रांसफार्मर अगर है तो वहाँ से लाइन खिंचवाओ, और या फिर आप बोर्ड वाले से बात करो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, कि भैया हमारे खेतों में ट्रांसमिशन लाइन नहीं आ रही है, हमारे खेतों में लाइन भिजवाइए। अब मान के चलते हैं 10 किलोमीटर दूर है तो 10 किलोमीटर तक यहाँ तक तार लाओ, अब उसके लिए जुगाड़ लगाओ या फिर अपना पैसा खर्च करो। तो इस सब की जगह क्या होता है, सरकार ने क्या करा, एक तो लोड भी बढ़ रहा है इससे और इससे दिक्कत भी, इसकी जगह उन्होंने क्या करा कि सोलर पंप लगवा दो भाई, सोलर पैनल लगवाओ और उससे चलने वाला पंप लगा लो। अब आपको किसी भी तार वार की जरूरत ही नहीं है, आप सोलर आ रही है पंप ऑन कर दोगे, सोलर से पंप उड़ जाएगा। तो इसके अंदर सब्सिडी दी जाएगी भैया किसानों को कि ताकि वो सोलर पंप अपना लगा सकें। बाकी इसकी डिटेलिंग जो है वो आप नेट पे जाके पढ़ लेना, पेपर में जितना आ सकता है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो भैया सोलर पंप हो गया, ठीक है। तो मेनली प्रमोट क्या हो रहा है, एक तो सोलर पंप प्रमोट की जा रहे हैं, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर फॉर फार्मर्स। तो मतलब जगह जगह फार्मर जो है वो सोलर का यूज कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर की मतलब जैसे एक होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन, डीजी होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हॉस्पिटल है तो उसके अंदर डीजल जनरेटर जो है वो भी डीजी का पार्ट है। अगर तुम्हारे घर में सोलर है वो भी डीजी का पार्ट है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर, ठीक है, जनरेशन हम लोग यहाँ पर उसकी बात करें तो फार्मर्स अपना सोलर जनरेशन कर सकते हैं। इसका एम क्या था प्रधानमंत्री कुसुम योजना का, कि फार्मर्स को डीजल से हटाना। देखो एक्चुअली क्या होता था,
जो फार्मर्स होते थे, जो पैसे वाले होते थे या जिनकी रिक्वायरमेंट होती थी, वो लोग क्या करते थे, या तो लाइन खिंचवा लो, दूसरा ऑप्शन क्या होता था कि भैया डीजल जनरेटर मंगा लो, और डीजल जनरेटर चलता था। डीजल से हम लोग क्या करते थे, पानी का पंप चलवाते थे। अगर हम लाइन नहीं खिंचवा पा रहे हैं, हम डीजल जनरेटर लाएंगे, डीजल जनरेटर चलाएंगे, जो आपने देखा होगा शादियों में डीजल जनरेटर होता है हरे रंग का घरों के बाहर, तो वही डीजल जनरेटर हम चलवाएंगे, उससे पंप चलाएंगे और पानी भेजेंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, पॉल्यूशन बहुत होगा, एनवायरमेंट को नुकसान बहुत पहुंचेगा। तो डीजल की जो खपत है उसको, सॉरी डीजल जनरेटर्स के जो एनवायरमेंट को हार्म हो रहा है उसको भी कम करा जाएगा। तो इससे क्या हुआ, फार्मर ने जो डीजल का कंजम्पशन था वो कम कर दिया, डीजल जनरेटर का यूज, प्लस एक्स्ट्रा इनकम भी इसके अंतर्गत फार्मर जनरेट कर पा रहे हैं बाई सेलिंग सरप्लस पावर। यानी कि जो सोलर पैनल आपने लगाया, अब मान के चलते हैं आपने बड़ा सा सोलर पैनल लगा दिया, अब ये सोलर पैनल पावर बना रहा है, मान के चलते हैं 100 यूनिट पावर बना रहा है। अब तुम्हारा जो पंप है वो मान के चलते हैं 20 यूनिट या 10 यूनिट खा रहा है। अब ये जो बची हुई 80 यूनिट है, ये क्या करोगे, तो ये तुम अपनी भेज सकते हो पावर सिस्टम को, तो वहां से भी खरीदी जा सकती है। तो इससे क्या होगा भाई, पावर सिस्टम वालों को बिजली मिल रही है, वो बिजली वो किसी और को देंगे, कंज्यूमर्स को दे देंगे महंगे रेटों पे, सस्ते रेटों पे फार्मर से खरीद लेंगे। तो भाई उनका भी भला हो गया है, मतलब जो हमारे यूटिलिटीज़ हैं उनको भी एक्स्ट्रा पावर मिल रही है और वो बेच के अपना प्रॉफिट कर लेंगे। प्लस एक फार्मर की नज़र से देखोगे तो उसको भी प्रॉफिट है कि एक्स्ट्रा जो भी इनकम का एक सोर्स बन गया है सोलर, तो हम ज़्यादा पावर जनरेट करेंगे और सरप्लस पावर को यूटिलिटीज़ को बेच देंगे। तो ये तरीके की डिफरेंट टाइप्स ऑफ इस तरीके की स्कीम्स हैं, बाकी इसके बारे में आप डिटेल में नेट पे पढ़ लेना, पीएम कुसुम क्या है। तो ये सारी चीज़ें जिनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि भाई नेशनल सोलर मिशन किस पर फोकस कर रहा है, तो देखो ये एक और योजना है नेशनल सोलर मिशन, ये मेनली फोकस कर रहा है सोलर पीवी एंड थर्मल पावर पे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो नेशनल सोलर मिशन जो बनाया गया था वो केवल सोलर के लिए नहीं है, सोलर प्लस थर्मल दोनों पर काम कर रहा है। अच्छा, अब देखो टारगेट की बात कर लेते हैं। तो इंडिया ने जो टारगेट दिया है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का 2030 तक, इसके अंदर कितना टारगेट दिया है, 500 गीगावाट का टारगेट दिया है, इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो, हमने लार्ज हाइड्रो भी ले रखे हैं, सही है। तो इंडिया ने जो 2030 तक टारगेट दिया है, 500 गीगावाट का टारगेट दिया है। अगर हम करेंटली देखें अभी मार्च 2025 तक कितना इनने अचीव कर लिया, तो 2020 गीगावाट हम पा चुके हैं। यानी कि अभी 5 साल बचे हुए हैं और 5 साल के अंदर हमें 250 से ज़्यादा 270 उत्तर समथिंग हमें अभी और गीगावाट हासिल करना है, इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो। तो काम तो चल ही रहा है तेजी से, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो है सोलर एनर्जी का। ये जो रूफ टॉप सोलर एनर्जी बन गई ना कि हर घर में सोलर लगते जा रहे हैं, खेतों में लग रहे हैं, फ्लोटिंग सोलर हैं, तो सोलर जो है वो गेम चेंजिंग हो गया है। तो हम देख सकते हैं सबसे बड़ा योगदान जो है वो सोलर का है, 105.6 गीगावाट इसके अंदर, यानी कि 220 में से 105.6 गीगावाट, लगभग 45% का कंट्रीब्यूशन अकेले सोलर का है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक अलायंस है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये पूछा जाता है, तो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, गुरुग्राम हरियाणा, इसमें इसका हेडक्वार्टर है, इसको ध्यान रखना, ये काफी बार मैंने देखा पूछा गया एग्जाम में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल एजेंसी है, जो कि इसका काम क्या है कि ये एम करती है, एक्सलेट करती है, इसका एम है एक्सलेट करना ग्लोबल डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी, मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड इसका काम है। तो पूरे वर्ल्ड में ये क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है सोलर एनर्जी को और सोलर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में हेल्प आउट कर रही है अलॉन्ग दी, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये काम करती है, ना केवल इंडिया में, ठीक है। तो उसी का है यहाँ पर, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। लास्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट की डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीब्यूशन, ये मैंने ऊपर बताया भी था। तो सोलर जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है 90.76, अब ये बढ़ के जो है लगभग आपका, अभी मैंने ऊपर आपको बताया 105 करीब पहुंच गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो मैंने बताया ये आंकड़ा जो है, ये आंकड़ा दिया गया था 2024 अक्टूबर का है, ये जो आप देख रहे हो ये 2024 अक्टूबर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जो मैगजीन पब्लिश करती है जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीब्यूशन था, वहां से मैंने ये डाटा लिया है। अब 2025 अक्टूबर की तरफ जो आएगा उसको हम अपडेट कर लेंगे। तो ये जो मैंने ऊपर आपको बताया 105.6, ये अभी 2025 मार्च का है, ठीक है। और ये आगे कितना आएगा इसको हम लोग बात करेंगे, अक्टूबर में लगभग आएगा। तो अभी आपको याद रखना है, तो ये जो है 2024 का अगर हम देखें तो सोलर जो है लगभग 45% हमारा 90.76 गीगावाट दे रहा है, विंड हमारा 47.36 गीगावाट दे रहा है जो कि 23.5, हाइड्रो 46.92 गीगावाट 23.3, बायो 11.32 गीगावाट 5.6 एंड देन स्मॉल हाइड्रो ये 5.07 गीगावाट 2.5% है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है आपका। सो ये कंट्रीब्यूशन आपको याद रखना है। देखो क्वेश्चन कैसा आ जाता है, क्वेश्चन ये आ जाता है, आपको ये ऑप्शन दे रखे होंगे सोलर, विंड,
हाइड्रो, बायो। अब वो कह देगा कि भैया इसको अरेंज करो इनके कंट्रीब्यूशन के ऑर्डर में, ठीक है। तो वो कह देगा इनके जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन के ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो कंट्रीब्यूशन के तो सबसे ज़्यादा सोलर, देन उसके बाद विंड, देन उसके बाद हाइड्रो, एंड देन उसके बाद बायो। तो इस तरीके से हम लोग अरेंज करेंगे ऑप्शंस में, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा सुपर प्राइम ग्रुप में। सुपर प्राइम ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। और साथ ही साथ आपको पता चल गया होगा 10th जुलाई से हम लोग 2 साल बाद जो हमारी मेंबरशिप है उसको हम रिन्यू, मतलब उसको हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। तो जो प्राइम ग्रुप आपके लिए पहले 59 में अवेलेबल था, अब वो 89 में हो जाएगा। और जो सुपर प्राइम ग्रुप आपके लिए 89 में अवेलेबल था वो 119 में आपको अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे, ठीक है। और वहीं पर जो आपके टेलीग्राम ग्रुप था जो अभी तक 449 है, अप टू 10th जुलाई तक 449 रुपीज़ है उसकी कॉस्ट 6 महीने के लिए, ये बढ़ के हो जाएगा आपका 599, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ये अपग्रेड कर रहे हैं 2 साल बाद। महंगाई आप देख ही रहे हैं बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है। तो 2 साल बाद हम लोग अपने प्राइस को हाइक कर रहे हैं और बहुत मामूली सा रेट हाइक है, 30 रुपीज़ ही मैंने बढ़ाए हैं। और अगर आप देखोगे तो 2 साल के अंदर जो कंटेंट है, 200 से ज़्यादा वीडियोस आपके प्राइम में और 300 से ज़्यादा वीडियोस आपके सुपर प्राइम पर अवेलेबल हैं, जो आपके लिए 89 एंड 119 रुपीज़ में ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे 1 महीने के लिए, ठीक है। तो आप देख लेना, इसको आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। और इसी पर सुपर प्राइम ग्रुप के ऊपर हम लोग जो है अपनी मेंबरशिप, जो सुपर प्राइम हमारी मेंबरशिप है उसी के अंदर हम लोग पीडीएफ नोट्स शेयर कर देंगे एक बार ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। अभी तो 13 पॉइंट हुए हैं, तो जैसी ही सीरीज कंप्लीट होगी उसको मैं शेयर कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली 1 हफ्ते के अंदर ये हो जाएगी। छोटी सीरीज है, बहुत बड़ी सीरीज नहीं होगी, ठीक है। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।